नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत। हम अनवरत रूप से सामाजिक ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थशास्त्र हमारा इसका हिस्सा है, जिसमें से लेसन नंबर 1 पालनपुर की कहानी का अपन अध्ययन कर रहे हैं। पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि आप नियमित रूप से होमवर्क करें और नियमित रूप से याद करें। आपको होमवर्क करना ही होगा, याद करना ही होगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि आपको पता है समस्याओं के कारण अपना स्कूल कब लगेगा इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। कितना टाइम लग जाए, 15 दिन, महीना, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए घर बैठ के पढ़ने की आदत डालो, घर पे पढ़ो भाई, तो ही श्रेयस्कर रहेगा। और घर पे पढ़ने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। ये साल आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे भी 9th वाले अगले साल 10th में जाएंगे, तो आपका एक स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। अभी आप मिडिल से एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आ गए, तो आपको सेल्फ डिसीजन भी लेना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। इसलिए पढ़ने की आदत डालो, नियमित रूप से पढ़ाई करो। और अपने जब भी विद्यालय खुलेंगे सरकारी आदेश से, तब आपके इस होमवर्क को चेक किया जाएगा और आपके टेस्ट मूल्यांकन होंगे। तब आपके सामने समस्या आएगी, जवाब कैसे दोगे अगर होमवर्क नहीं किया तो, जवाब कैसे दोगे यदि याद नहीं किया तो उस स्थिति का सामना मत करो। बहाने बनाने पड़ेंगे आपको, मैंने इसलिए होमवर्क नहीं किया या मैंने इसलिए याद नहीं किया। तो बहाने तब बनाए जाते हैं जब हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। इसलिए कृपया अपना काम ईमानदारी से करें, और आपका एक ही काम है पढ़ाई करना। खैर, अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते अपन पाठ नंबर 1 में जो कल टॉपिक गत क्लास में अपन ने टॉपिक छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। खेती के लिए आवश्यक पूंजी, अपना टॉपिक था खेती के लिए आवश्यक पूंजी। तो अपन ने यहाँ पे 2 लोगों के साथ समस्या कल नोट की थी। एक तो छोटे किसान, एक है बड़े किसान। अपन 2 प्रकार के किसान मांग रहे। बड़े किसानों के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास में बचत है, उनके पास में वो बचत बैंकों में जमा है या खुद के पास है। तो कृषि की जो आगत है, आवश्यक पूंजी किसके लिए चाहिए, यानी कृषि आगतों के लिए, कृषि की आगतों के लिए जो पूंजी चाहिए वो कहाँ से जुटाए। समस्या छोटे किसानों की है। इसमें पहले एक क्वेश्चन नोट कर लेते। कृषि की टॉपिक नोट करो, आप इसको याद भी करना है। कृषि की प्रमुख आगतें, कृषि में क्या क्या आगतें चाहिए। जैसे उसके लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, सिंचाई चाहिए, कीटनाशक चाहिए, जुताई बुआई चाहिए। कईयों के पास बैल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो उसके लिए तो वो भी आगत हो गई। जुताई बुआई के साधन चाहिए। ये कृषि आगतें हैं। अब ये जो कृषि आगतें हैं, इन कृषि आगतों के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। कृषि आगतों के लिए पैसे की आवश्यकता होगी कि पैसा कहाँ से जुटाया जाए। तो जो छोटे किसान हैं, कृषि आगतों के लिए किस पर निर्भर है। छोटे किसान कृषि आगतों के लिए बड़े किसानों से ऋण लेते हैं, यानी ये ऋण पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, ऋण पर निर्भर है। ये बड़े किसानों से ऋण लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब ऋण लेते हैं, कोई बात नहीं, ऋण लेना ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें समस्या है। उसमें समस्या क्या है कि जो कृषि आगतों के लिए वो जो ऋण लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं अब अपन, ठीक है ना, लिख लिया होगा आपने। कृषि आगतों के लिए जो छोटे किसान ऋण लेते हैं, वह ऋण कृषि आगतों के लिए, कृषि आगतों के लिए ऋण
ऊंची ब्याज दर पर लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, यानी 24% उसकी ब्याज दर हुआ है। यहाँ पर कितना उल्लेख हुआ है, ये कहानी पढ़ेंगे उसमें उल्लेख हुआ है कि यहाँ पे 24% ब्याज दर है। 24% ब्याज दर पे जो है ऋण लिया गया है, तो ज़्यादा हो गई ने, तो ऊंची ब्याज दर पर ऋण लिया जाता है। अब जब ऊंची ब्याज दर पर ऋण ले लिया तो चुकाने की समस्या आएगी, इतना उत्पादन हो नहीं पाता कि लिए गए ऋण को ऊंचे ब्याज दरों पे भी चुका ले और अपने जीवन का यापन भी कर ले, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कर ले। तो कई बार किसान इस ऋण के जाल में ऐसे उलझता है, ऐसे फंसता है कि उसकी जो भूमि है वो ही गिरवी चली जाती है, या एक दिन ऐसा स्थिति भी आ जाती है जैसा कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कुछ किसानों को तो वो भूमि हमेशा के लिए छोड़ देनी पड़ती है, बेच देनी पड़ती है। इस प्रकार से ये जो ऋण का जाल है, उस जाल में जो छोटे किसान हैं वो बुरी तरह जकड़ लिए जाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ तक पढ़ा। अब इसको एक कहानी से स्पष्ट करते, इसको लिख लीजिए। एक कहानी, जैसे आप यहाँ सविता की समस्या लेते हैं, एक इसको आप पढ़ेंगे, सविता की कहानी। सविता की कहानी ये याद रखनी है और पढ़नी है। सविता की कहानी क्या है? सविता की कहानी है, सविता एक लघु कृषक है और उसके पास केवल 1 हेक्टेयर ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो बहुत छोटी किसान है। अब उस पर उसको गेहूँ पैदा करना है। क्या बोना है उसको? उस भूमि में, उस 1 हेक्टेयर की भूमि में गेहूँ पैदा करना है। अब गेहूँ पैदा करने के लिए उसे बहुत सारे साधन चाहिए। अब उसे क्या चाहिए खेती के लिए? देखिए, उसे बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसे पानी चाहिए, ठीक है ना, उसे एक यंत्र, कृषि यंत्र चाहिए, ठीक है ना, जुताई बुआई, क्योंकि इसके पास बैल हलों की भी समस्या है। तो ऐसे विभिन्न साधन चाहिए। अब इन सभी साधनों के लिए ये उसने अपना आकलन दिया कि इसके लिए उसे लगभग 3000 रुपये की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है? 3000 रुपये चाहिए उसे। अब उसके पास 3000 रुपये है नहीं, अब कहाँ से प्रबंध करे? किसकी समस्या पड़ रही है? अपन याद रखना नाम, सविता की। किसकी समस्या चल रही है? सविता की कहानी चल रही है। अब उसको 3000 रुपये चाहिए, उसके पास है नहीं। अब क्या करना पड़ रहा है? उसको 3000 रुपये ऋण लेना पड़ रहा है। अब वो 3000 रुपये का ऋण लेती है। 3000 रुपये जो उसकी आवश्यकता है, उसके लिए वो क्या करती है? ऋण लेती है। और ऋण किससे लेती है? एक बड़ा किसान, जिसका नाम क्या है? तेजपाल सिंह। एक बड़ा किसान है, इसका नाम है तेजपाल सिंह नामक बड़े किसान से वो ऋण लेती है। कौन ऋण लेती है? सविता। कितना ऋण लेती है? 3000 रुपये। किससे लेती है? तेजपाल से। और उस पर ब्याज क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या ले रहा है? वो कह रहा है कि 24% ब्याज लूँगा, और मजबूरी है, उसको लेना पड़ेगा क्योंकि खेती करनी है। तो 24% ब्याज दर पे वो ऋण देता है। और इतने पे भी संतुष्ट नहीं है, वो उसके साथ साथ एक शर्त भी रखता है कि जब तेजपाल के खुद के खेतों में कटाई और बुवाई का काम होगा, तब सविता को सबसे पहले तेजपाल सिंह के खेतों में काम करना पड़ेगा, खुद का काम बाद में करें। ये भी उस ऋण पत्र में लिखित में बाध्यता हो गई उसकी। ये इसमें लिखित में लिया गया कि सबसे पहले उसे तेजपाल सिंह के खेतों में काम करना होगा, उसके बाद वो अपना खेत संभालेगी। अच्छा, उसमें बदले में क्या मजदूरी मिलेगी? तो मजदूरी केवल 100 रुपये मिलेगी। अभी 100 रुपये मजदूरी तो और भी कम हो गई, क्योंकि हमने देखा कि न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? 2017 के आधार पर 300। जो स्वतंत्र वहाँ का मजदूर था, कृषि मजदूर, वो उसको कितना रुपये मिल रहा था? 160 रुपये। जबकि सविता को कितना मिल रहा है? केवल 100 रुपये। अब आप देख लो कितना शोषण हो रहा है इसका। यानी वहाँ की प्रचलित मजदूरी जो 160 है, वैसे तो वो भी बहुत कम है,
सरकारी आंकड़ों के साथ, लेकिन वो भी उसको नहीं मिल रहा है। अब उसको ये समझौता करना पड़ता है, सविता को इसके लिए तैयार होना पड़ता है कि वो तेजपाल के खेतों में काम भी करेगी और मजदूरी केवल 100 रुपये लेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे 3000 रुपये नहीं मिलेंगे, और 3000 रुपये नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा, उसके खुद के खेत बिना कृषि के रह जाएंगे। और चूँकि इस प्रकार से जीवन संभव नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं, सविता के 3 बच्चे हैं, तो उसकी बड़ी पारिवारिक आर्थिक मजदूरी है, 3 बच्चों का पालन पोषण करना है। ऐसी स्थिति में उसे काम तो करना होगा, और परिणाम ये होता है कि वह उसके खेतों पे काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ये अपन ने जो सविता की कहानी पढ़ी है, ये आपको याद करनी है। सविता की समस्या हो गई ये, ठीक है ना। इसके बाद में उतार लो आप इसको। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अधिशेष उत्पादों की बिक्री के बारे में इस पाठ में क्या दर्शाया गया है, वो अपन अब इसमें लेंगे। पॉइंट नंबर 7, अधिशेष कृषि उत्पाद। आप इसको साथ के साथ लिख रहे हो, ध्यान रहे। अपनी फेयर कॉपी आपने बना ली होंगी, और कृपया उसको कोई गलती से रह रहा तो बना ले। पूरा काम फेयर कॉपी में करना है, याद भी करना है। पॉइंट नंबर 7 डालिए हम, अधिशेष। ये तो अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि अब ये तो अपने पाठ का आधार है, ठीक है ना। ये जो शहर है ना, या फिर इसको या छोटा कस्बा भी कह सकते हो, छोटा कस्बा, ठीक है। शहर या छोटा कस्बा, शाहपुर, ये बड़ा गांव है। तो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री अधिशेष, इस अधिशेष का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो आप। अधिशेष अर्थात अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक खाद्यान्न के बाद बचा हुआ अनाज इतना ही, ठीक है ना। अधिशेष का मतलब या लिख दो, अनाज अधिशेष कहलाता है। यानी एक किसान ने कुछ फसल पैदा की, गेहूँ पैदा किया, तो साल भर में माना कि उसको 5 कुंटल गेहूँ चाहिए, तो 5 कुंटल उसको चाहिए ही चाहिए। और माना कि उसने 10 कुंटल का उत्पादन किया, उसको चाहिए 5 कुंटल। कितना ज़्यादा हो गया, 5 कुंटल ज़्यादा हो गया। तो जो बच गया है ना, जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है, वो अधिशेष है। अब ये जो अधिशेष है, इसको उतार लो। अधिशेष किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अधिशेष बचा है, इस अधिशेष का वह क्या करेगा, अधिशेष कृषि को वह बाजार में बेचेगा। इसमें भी 2 बातें हैं। क्योंकि जो बड़े मझोले किसान हैं या बहुत बड़े किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर भूमि है, उनके पास तो अधिशेष बचता है। लेकिन जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो किसान हैं, उनके पास तो अधिशेष बचता ही नहीं है। वो तो केवल इतना ही उत्पादन करते हैं कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। फिर भी जो बड़े किसान हैं,
वो अपने लिए आवश्यक है, जैसे गेहूं का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, तो जितना आवश्यक है वो गेहूं रख लिया, बचे हुए गेहूं को वो क्या करते हैं, पास की अनाज मंडी, पास की कृषि मंडी, कृषि उपज मंडी कहाँ पर है, रायगंज, रायगंज में बेच देते हैं। तो जो अधिशेष बचता है वो मंडी में जाकर के बेच देते हैं, ये अधिशेष की स्थिति है। अब मंडी में बेचते हैं तो चूँकि गांव ये पालमपुर है, पालमपुर से मंडी में रायगंज जाते हैं, तो कैसे जाता है, अधिशेष अनाज को अधिशेष उपज को बैलगाड़ी या भैंसा बग्घी ट्रैक्टर ट्रक आदि के माध्यम से रायगंज की मंडी में बेचा जाता है। ये हो गया अपना अधिशेष। यानी अधिशेष को क्या करते हैं, पास की जो रायगंज मंडी है उसमें जाकर के इस अधिशेष अनाज को बेच दिया जाता है। और अब इसमें एक कहानी देखते हैं, जैसे तेजपाल की बात करते हैं। तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है और बड़ा किसान होने के कारण इसके पास अधिशेष भी ज़्यादा बचता है, और अधिशेष जब ज़्यादा बचता है तो स्वाभाविक है उसके पास में प्रश्न है कि उस अधिशेष का क्या करें। तो तेजपाल के पास जो अधिशेष बचता है वह उसको मंडी में जाकर के बेचता है। इसका अधिशेष कितना है, इसके पास 350 क्विंटल का अधिशेष होता है। कितना अधिशेष होता है, 350 क्विंटल गेहूँ। इतना, यानी कि बड़ा किसान है, ज़्यादा भूमि है, तो इतनी ज़्यादा है जो कहना है गेहूँ का उत्पादन है कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को उसमें से रख लेने के बाद में 350 कुंटल जो गेहूं है उसके पास एक्स्ट्रा है, उस गेहूं को वो मंडी में जाके बेचता है। अब बेचने के बाद में उसके पास पैसा आया, यानी ये उसकी कमाई हो गई, तो इससे उसकी कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये इस कमाई को क्या करता है, बैंक में जमा करा देता है। इस कमाई को वो क्या करता है, बैंक में जमा करा देता है। इसी पूंजी से आगे जा कर के जो बैंक में जमा कराई गई है, इसी पूंजी से आगे जा कर के वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करता ही है, कृषि यंत्र भी खरीद लेता है, ट्रैक्टर ले लेता है, आधुनिक साधन खरीद लेता है, ठीक है ना। ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाता है कि उसके पास काफ़ी बचत है। इसके अलावा अपन ने देखा कि सरिता को ये धन उपलब्ध करवाता है उसके कृषि आवश्यकताओं के लिए। तो ऐसे जो छोटे किसान हैं जिनको कृषि कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उनको ऊंची ब्याज दर पे ये ऋण भी देता है और उनसे अपने कृषि कार्य सस्ती रेट पे, कम वेतन पे करवाता है। तो इस प्रकार से इसकी बचत के कई उपयोग है, जैसे छोटे मझोले किसानों को
इस बचत में से कुछ पैसा दे देता है जो उनकी कृषि आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन वह ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता है। दूसरी बात, अपनी ही निर्धारित की गई कीमतों के वेतन के आधार पर या मजदूरी के आधार पर वह लोगों से जिनको वह ऋण देता है काम करवाता है। इसके अलावा वह अपने जीवन को अच्छा जीवन बनाता है, एक उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए सभी भौतिक संसाधन जुटा लेता है। और इसके अलावा वह कृषि के अन्य साधन भी जुटाने का प्रयास करता है, जैसे कि वो ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाता है, वह कृषि के लिए अन्य जो उपकरण हैं वो भी खरीदता है, वो उसके पास में सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्र होते हैं, मतलब उसके पास इंजन वगैरह भी होता है, पाइप होते हैं, उसके पास कृषि के लिए अन्य आधुनिक उपकरण है वो भी होते हैं। और एक वैभवशाली, एक संपन्न वह धनपति होता है। पशुओं की संख्या भी उसके पास बहुत होती है, बहुत सारे वो पशु भी है जो क्या नाम से अपने पास रख सकता है और रखता है। इस प्रकार से ये जो अधिशेष है, उस अधिशेष का बड़े जो किसान हैं वो इसका उपयोग करते हैं। जो हमने देखा था शुरू में कि 33% किसान तो ऐसे हैं जिनके पास में खुद की भूमि ही नहीं है, वो तो काम ही दूसरे के खेतों में करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उनके पास अधिशेष बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो उनका तो अपना कोई अधिशेष होता ही नहीं है। अब इसके बाद में इसको उतार लीजिए, फिर अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये अपन का कृषि कार्य पूरा हो गया। 7 टॉपिक्स में अपन ने पूरा कृषि कार्य किया। ये पालनपुर में कृषि का पूरा जीवन है, जो भूमि से शुरू करके और अपन ने उसके अधिशेष तक पहुंचाया। इसमें विभिन्न क्रम अपन ने देखे। अब इसमें आगे लेंगे, अगला टॉपिक लेंगे इसके बाद में। तो अधिशेष का जो प्रश्न खड़ा हुआ, उस अधिशेष के अंतर्गत तो क्वेश्चन अभी ये जो आज अपन ने टॉपिक पढ़ा अधिशेष का, इस टॉपिक को यहीं विराम देंगे। और इसके बाद में, क्योंकि अपना कृषि का जो कार्य है वो पूरा हो गया, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन गैर कृषि कार्यों पर चलेंगे। कृषि से संबंधित कार्य पूरे हो गए, इसलिए अब लास्ट आज के इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 1 देखिए, कृषि की प्रमुख आगतों को बताइए। नंबर 1। प्रश्न संख्या 2, सविता की क्या समस्या थी। और क्वेश्चन नंबर 3, तेजपाल सिंह अधिशेष समझ के होंगे, पूरा कर दिया वैसे तो मैंने, एक बार दोबारा लिख दूँ। कृषि अधिशेष, क्योंकि कृषि चल रहा है यहाँ पे। कृषि अधिशेष का उपयोग किस प्रकार करता है। चौथा मैंने लिखवा दिया था अंदर, पुनः याद दिलाने के लिए, क्योंकि लिख लिया होगा आपने, इसे रिपीट तो लिखना नहीं है, केवल याद करने के लिए दे रहा हूँ। नहीं लिखा तो फिर यहाँ लिख लेना। अधिशेष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये अपने आज के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, याद करने हैं। इसके अलावा जो मैंने अंदर नोट्स बनाए हैं
उन क्वेश्चनों को भी आप रफ से फेयर में करने हैं। ईमानदारी से पूरा होमवर्क होना चाहिए। पूरा होमवर्क निश्चित समय पर जब टाइम आएगा वो चेक किया जाएगा, और याद भी ईमानदारी से करना। बाद में एक साथ याद किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे, इसलिए लगातार याद करते रहिए। आज का टॉपिक एंड करते हैं।